ओके, सो बताइए क्या लेवल 1 के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है? इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3, एनी डाउट्स? ओके, नो डाउट्स। होमवर्क लेवल 1, होमवर्क लेवल 1। ओके ठीक है, तो नो वन इज सेइंग एनी डाउट, सब कह रहे हैं कि क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छी बात है। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो टोटल आप लोगों ने अभी तक हमने मतलब कौन से 3D फिगर्स देख लिए हैं? तो हमने क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, सिलेंडर एंड कोन, ये 4 देख लिए थे, बचे हैं 2। कौन से बचे हैं? तो वी आर लेफ्ट विथ स्फीयर एंड वी आर लेफ्ट विथ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या कोई मुझे स्फीयर का एग्जांपल दे सकता है चैट बॉक्स में? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ स्फीयर जो आप अभी रियल लाइफ में देखते हो, रियल लाइफ में जो देखते हो वो स्फीयर। सो मेनली जो रिस्पॉन्स आ रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, सन, परफेक्ट, ड्यूस बॉल, अर्थ। रजनीश, अर्थ कहाँ देखते हो तुम? ओके, नकद, मून, राइट। अच्छा, रजनीश को मैप में दिखता है ये अर्थ। तो गाइस मैप में एक बात बताओ, मैप में तो वो सर्कल दिखता है ना, मैप तो मतलब रेक्टेंगुलर भी होता है। ग्लोब, ग्लोब, राइट, ग्लोब। चलिए, सो आई बिलीव एवरीवन इज एबल टू फिगर आउट दैट इमेज। जब मैं एक स्फीयर का नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई एक स्फीयर तो आ ही रहा है ना? तो अब हमको क्या करना है, अल्टीमेटली वो भी एक 3D फिगर है, तो उसके भी सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो अब सोचो कि अगर हमको पता करना है कि जो फुटबॉल है, अगर उस फुटबॉल का रेडियस है लेट्स से 5 सेंटीमीटर का, तो उस फुटबॉल के अंदर कितनी हवा जा सकती है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फुटबॉल। या फिर वो फुटबॉल के ऊपर मान लो कि आपको कपड़ा चढ़ाना है, ठीक है, आपको बहुत प्यारा है वो फुटबॉल, आपने कोई मैच जीता था, उसके बाद आपने उसको सजा के रखना है, तो आपने उसको उसके ऊपर लेट्स से कपड़ा चढ़ाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सरफेस एरिया की बात हो जाएगी, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया ना। अगर आपको सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड एंड ये क्यूब, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आदित्य सिंह कह रहा है रोनाल्डो, रोनाल्डो भी नहीं लिख पाया, रोनाल्ड लिखा है, रोनाल्ड गिफ्टेड फुटबॉल। आदित्य जैसे तुम्हारे हालचाल है ना वैसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए पहले घर वालों की बात सुनो, घर वालों की इज्जत करो। रोनाल्डो से तुम्हें तभी कुछ मिलेगा जब तुम घर वालों की इज्जत करोगे, ठीक है, जो तुम नहीं करते हो जनरली। सो अब आते हैं एक स्फीयर, ठीक है। दिस इज अ 2D शेप, एक 2D शेप को थोड़ा सा 3D लुक दिया गया है। तो गाइज एक स्फीयर होता क्या है, अगर आप प्रॉपर्ली उसके डेफिनेशन पे जाओगे, तो अ स्फीयर इज अ क्लोज्ड 3 dimensional solid figure where all the points on the surface of the sphere are equidistant from the common fixed point called center। तो स्फीयर एक तरीके का सर्कुलर शेप होता है, ठीक है, एक ऐसा 3D शेप होता है जिसके ऊपर का कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, तो वो अंदर एक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसे कि मान लीजिए आप फुटबॉल को इमेजिन करो, तो फुटबॉल के इंटीरियर में एक ऐसा सेंटर होगा जहां से फुटबॉल के ऊपर का हर एक पॉइंट, फुटबॉल के सरफेस के ऊपर का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। उसी इक्वल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, ठीक है। उसी इक्वल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, ठीक है। गेटिंग दिस आइडिया। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियस की बात करें तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे बेसिकली उनके फॉर्मूलाज देखने हैं। अगेन गाइस द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज विल बी आउट ऑफ द मतलब कि सिलेबस की बाहर निकल जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो वी विल नॉट लुक इनटू हाउ द फॉर्मूला केम एंड इंस्टेड वी विल डायरेक्टली लर्न द फॉर्मूला एंड विल ट्राई टू यूज इट, ठीक है। हम उसके एप्लीकेशन पे हमारा मेन फोकस होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं इसके मेरा एक सवाल है,
क्या इस स्फीयर का कोई टॉप या बॉटम है? टेल मी यस और नो। क्या ये एक स्फीयर का टॉप या बॉटम है कहीं पे? जैसे हम लोग को सिलेंडर में हम लोग टॉप में सर्कल देखते हैं, बॉटम में सर्कल दिखते हैं, क्या वैसा कुछ इधर है? नो, राइट, द आंसर इज नो। तो यहां पे क्या होगा गाइस, जब आपसे सरफेस एरिया की बात की जा रही होगी ना, तो क्या होगा? In this case, if they are asking you about the surface area, so the total surface area and the closed surface area in this case are both same. Because अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई भी पार्ट को उठा लो वो कर्व्ड ही है। एक स्फीयर के केस में इफ यू टेक आउट एनी पार्ट वो कर्व्ड ही दिखता है, और अगर वो कर्व्ड ही दिखता है तो वहां पे हर पूरा सरफेस ही कर्व के शेप में है, तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया विल मीन द सेम थिंग। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया विल मीन द सेम थिंग, बिकॉज वहां पे हम कोई भी सरफेस को वहां पे टॉप और बॉटम डिफाइन करना मुश्किल है, टॉप एंड बॉटम नहीं डिफाइन कर सकते। तो यहाँ पे जनरली आपको क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया सुनने को मिलेगा। तो जब आपको सरफेस एरिया सुनने को मिले या टोटल सरफेस एरिया सुनने को मिले या इवन कर्व सरफेस एरिया सुनने को मिले, in all the cases you are going to use the same formula, and the formula is also very easy to remember. The formula is 4 pi r square. The formula is 4 pi r square. What is pi r square? It is the area of a circle. तो आप अपने दिमाग में कैसे याद रख सकते हो? 4 times the area of a circle will give me the area surface area of a sphere. ठीक है, तो अपने दिमाग में याद रखने के लिए कैसे, how to remember this? How to remember? बहुत इजी है ना? 4 times the area of circle, ऐसे करके याद रखोगे। तो ये सरफेस एरिया का काम खत्म गाइस। हम लोग जनरली पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में 3 ही चीज तो देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। क्या बचा फिर? व्हाट इज लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विथ वॉल्यूम। सो नाउ व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ स्फीयर? सो द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। अगेन गाइस, अभी भी इसका भी फॉर्मूला वुड बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। हम ऐसा कर सकते हैं कि व्हेन वी कंप्लीट द सेशन ना, मतलब जब हम सेशन वेशन कंप्लीट कर लेंगे, हमारे पास लास्ट में टाइम बचेगा, तो मैं इन सब का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी समझाने की कोशिश करूंगा। बट अगर अभी सीधे फॉर्मूले पे आ जाओ तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जहां पे इसका डेरिवेशन या जहां पे मैं वॉल्यूम समझा पाया था वहां पे समझा दिया, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन के केस में तो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम कैसे आया है। बट यहाँ पे 4/3 pi r cube will be difficult to explain. So and anyways, in none of the questions we need to have the understanding of the derivations. You can, if you know how to use the formula, if you are comfortable with the application of the formula, you will not have any issues. ठीक है, so surface area और वॉल्यूम को हम यहाँ पे सीधा याद करेंगे। ठीक है, आशु पूछे नो सर इसके लिए सीएसए नहीं होता है। आशु देखो यहाँ पे सीएसए टीएसए का मतलब एक ही है। सीएसए का मतलब क्या होता है आशु? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ हर सरफेस ही कर्व्ड है, तो इसलिए यहाँ पे सीएसए टीएसए सरफेस एरिया ऑल विल मीन द सेम थिंग। बोलिए यस आशु, हैंड्रेस किया, बोलिए। सर अगर क्वेश्चन में फाइंड टीएसए दे दे तो हम लोग फाइंड अगर दे दे क्वेश्चन में कि सीएसए दे दे तो हम टीएसई निकालेंगे। आप बताओ कि अगर आपको फॉर्मूला में सीएसए दे देता है, आप सीएसए का कोई दूसरा फॉर्मूला है क्या? और तो है नहीं सर, तो इसमें गिवन नहीं है तो फिर टीएसई ही एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा। हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्हाट इज सीएसए का मतलब क्या है? कर्व वो सरफेस एरिया। वो सॉलिड का जो जितना भी कर्व सरफेस है उन कर्व सरफेस का एरिया निकालने बोला है ना। यस सर। सीएसए का मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो जितना भी कर्व सरफेस है उसका एरिया निकालना। अब आप यस बताओ सर। कि यहाँ पे तो हर ही जगह कर्व्ड है, यहाँ तो यस सर। किसी इसमें भी लुक टॉप से देखोगे तो नहीं सेम ही है है। ना, यस सर। किसी भी लुक से देखोगे सेम ही है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेदर इन द क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट ओनली द सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया, इन ऑल द केसेस यू आर गोइंग टू यूज 4 pi r square। ओके ठीक सर। है, हाँ। नेक्स्ट सेकेंड इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है गाइस? 4/3 pi r cube। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताइए कि एरिया का यूनिट्स क्या होता है? एरिया का यूनिट्स क्या होता है?
एरिया की यूनिट्स हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स होता है ना, यूनिट स्क्वायर बोल लो या स्क्वायर यूनिट्स होता है। अब अगर मीटर में था रेडियस तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, अगर रेडियस सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ध्यान रखिएगा दैट द यूनिट इज ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली वॉल्यूम के केस में क्या होता है गाइस, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। ओके, कोई दिक्कत यहां तक, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, कैसे याद रखोगे, 4 इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल। वॉल्यूम पे आ जाओ, वॉल्यूम और एरिया में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान से देखो कि उधर आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब हो गया। ध्यान से देखिए, ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे आर क्यूब हो गया, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम में 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, और साथ ही साथ एक 3 से भी डिवाइड हो गया वॉल्यूम के केस में। ओके, तो इस तरीके से कुछ एक पैटर्न बनाइएगा और उसको याद रखिएगा ना। अच्छा, अगेन गाइस ये देखो एक सिलेंडर है, ये ब्लू कलर का सिलेंडर के अंदर एक रेड कलर का स्फीयर डाला हुआ है। अच्छा, ये शेप रखने का इसलिए मैंने रखा इसको, बिकॉज आपको ना आगे क्वेश्चंस मिल सकता है जहां पे बात करें, जहां पे बात कर सकता है हाइट ऑफ अ, या जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, जरूरत पड़ सकती है हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सॉरी, हाइट ऑफ अ स्फीयर। तो हाइट ऑफ अ स्फीयर क्या होगा, आप इस शेप को ठीक से देखो, तो यहाँ पे हाइट वुड एक्चुअली मीन कि फुटबॉल को एज्यूम करो, फुटबॉल के एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाओगे इनसाइड, मतलब कि अंदर से। ऐसा सोचो कि अगर आपने एक लेजर लाइट मारा, ठीक है, फुटबॉल के ऊपर, तो फुटबॉल वो लेजर लाइट जो है फुटबॉल को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, छेद कर देगी, और साथ ही साथ वो ऐसा होगा कि इट विल पास फ्रॉम द सेंटर, इट विल पास फ्रॉम द सेंटर। सो दैट लेंथ, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लेंथ। तो अगर मैं इफ आई ट्राई टू रिप्रेजेंट इट हियर, इट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, दिस लाइन इज एक्चुअली इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो इमेजिन करो कि जहां से आप फुटबॉल में हवा मारते हो, ठीक है, पंप मारते हो, तो वहां पे लेट से कि आपने एकदम स्ट्रेट लेट से एक रॉड डाला पतला सा, ठीक है, सो दैट रॉड वो एकदम सीधा निकलेगा और वो लाइक फुटबॉल को होल करके वो आगे से निकल जाएगा, राइट। तो वो जो लाइन जो बन रही होगी ना, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द स्फीयर, that line will be called as the height of the sphere, and that will be equal to 2 times of the radius, that will be equal to 2 times of the radius। so इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आपका 2r होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है तो वहां पे हम इसको ऐसे यूज करेंगे। बाकी ये फॉर्मूलाज तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इज आल्सो 4 पाई आर स्क्वायर। तो वही चीज मैंने पहले पिछले वाली स्लाइड में बताया कि चाहे कर्व सरफेस एरिया पूछे चाहे टोटल सरफेस एरिया पूछे, you are going to calculate 4 pi r square, and then we have the volume of a sphere. Volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. Okay, volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. I hope this is clear to everyone till now. So let's move on to a few questions. पहले कुछ questions को देखते हैं students. So आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। चलो आज क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए।
लेवल 1 मैंने सर्कल किया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वो करने हैं आपको। तो रजनीश, अदिति, अनीश, अपूर्वा को तो आंसर इनके आ गए हैं। अपूर्वा आई थिंक गलत किए हो आप। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में गाइस हमको सिंपल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने दिया है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर और दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर, और फिर आपसे कह रहा है कंपेयर द एरियाज। ठीक है, तो लेट्स कम हियर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो, पहला स्फीयर है जिसकी रेडियस है 21। तो आप जब वहां पे एरिया फाइंड आउट करोगे, सरफेस एरिया, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज की अगर हम बात करें तो r इज 27 एंड 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 ना, 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो क्योंकि गाइस ये 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, हम क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू को 22/7 लेंगे और r की वैल्यू 21 रख दो। तो 21 स्क्वायर है, तो इसीलिए 21 इंटू 21 लिख सकते हैं ना। अगर आप देखोगे तो 7 3 21 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारा डिनोमिनेटर पूरा खत्म हो गया। अब डिनोमिनेटर पूरा खत्म होने के बाद क्या बचा, 88 इंटू 63। सो 63 इंटू 88 हमें कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा दैट इज द आंसर। सो लाइक मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग 5544, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है गाइस, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट द रेडियस इज नाउ 42 सेंटीमीटर। So if the radius is 42 सेंटीमीटर, इस बार अगर हम TA से लगाएंगे तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 डाल दिया, आर स्क्वायर में 42 इंटू 42 कर दिया, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो गया। तो वो बन गया आपका 88 इंटू, मतलब ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 88 इंटू 6 इंटू 42। अब ये मल्टीप्लाई करके, अच्छा आप लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना अपने घर पे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई मत करना। जिन लोगों ने इतना जल्दी आंसर दिया है, जैसे मेरे को आंसर मिला है अनीश से एंड अपूर्वा से, रजनीश अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, अनीश अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तब अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो फिर आप सीखोगे नहीं, बिकॉज आपके एक्चुअल एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसे नहीं कर रहे तो गलत है। ठीक है, अपूर्वा कह रही है सर आंसर मैच हुआ है। अपूर्वा जब तुम्हारा आंसर ही गलत है तो आंसर क्या मैच कर रहा है, तुमने चैप्टर एक मेरे पढ़ाने से को, पहले सर हम बना चुके थे सर आईसी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जैसे अपूर्वा आपने, ओके अपूर्वा आपने सही दिया था, सॉरी सॉरी, आस्था, आस्था 5541.77 गलत है। सो यहाँ पे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर, तो मैं आई एम जस्ट कॉपिंग दैट आंसर। एनीवेज मुझे जो दिख रहा है कि आर स्क्वायर हुआ है ना, डबल हो गया है, तो 4 गुना हो जाएगा। तो 5544 को डबल 4 गुना करोगे तो आपको वहीं से मिल जाएगा 22176।
22,176। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है गाइस? आपसे पूछा कंपेयर करने के लिए, है ना? आपसे पूछा कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? रेशियो निकालना है एक तरीके से। कंपेयरिंग करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, TSA2 डिवाइडेड बाई TSA1, TSA2 डिवाइडेड बाई TSA1। अगर हम ये कैलकुलेट करने आ जाए, हम बड़ा नंबर नहीं रखेंगे, हम छोटा छोटा नंबर रखेंगे। वो जो मल्टीप्लीकेशन में है ना, जैसे कि TSA2 जब कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या हुआ, 88 इंटू 6 इंटू 42। अच्छा, TSA1 में देखो रेड कलर 5544 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 88 इंटू 63। समझ रहे हो? तो कंपैरिजन भी तो करना है क्वेश्चन में। अब इससे क्या होगा, 88 88 कैंसिल हो गया, ये 7 9 63 है और ये 7 6 42 है, अभी भी कैंसिल होगा। ऊपर 6 6 36 है, 36 मतलब ऊपर 36 बन रहा है, नीचे 9 बन रहा है, 9 4 36 होता है, तो ये 4:1 हो गया। 4:1 हो गया तो TSA2 सेकंड स्पेयर का TSA डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पेयर का TSA इज इक्वल टू 4:1 आया है। implies TSA2 is equal to 4 times of TSA1 हो गया, 4 times of TSA1 हो गया। तो फाइनली यहां से हमने कंपेयर करके क्या पाया स्टूडेंट्स? हमने ये पाया कि जब पहला स्पेयर और दूसरा स्पेयर, पहला स्पेयर का रेडियस था 21 सेंटीमीटर, दूसरे स्पेयर का रेडियस था 42 सेंटीमीटर, सो व्हेन द रेडियस ऑफ द स्पेयर गॉट डबल्ड, द सरफेस एरिया गॉट 4 टाइम्स, द सरफेस एरिया गॉट 4 टाइम्स। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ क्रिकेट बॉल is approximately 1/4 of the diameter of a volleyball. So find the ratio of the surface area. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिएगा सबको ही, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जितना होता है करो, ना ही इंटरनेट देखना ना ही कुछ। आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। अच्छा जी, जो लोग ये कर चुके हैं, जो लोग ये कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करें। जो लोग ये कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करेंगे। अनन्या गलत है, प्लीज चेक कीजिए।
Okay, so I believe most of you are able to solve it because ये question कहीं ना कहीं जो हमने 1 में जो comparison किया है ना उसी के जैसा है, उसी के जैसा है. जैसे question number 4 कह रहा है the diameter of a cricket ball is approximately 1/4 of the diameter of a volleyball. जो क्रिकेट बॉल है उसका जो डायमीटर है वो वॉलीबॉल के डायमीटर का 1/4 है. So अब अगर हम यहाँ पे रेडियस पे आ जाए सबसे पहले, ठीक है. आप क्या करो, क्रिकेट बॉल वाले के केस में एक क्रिकेट बॉल है और एक वॉलीबॉल है. तो यहां पे रेडियस r1 है और यहां पे रेडियस r2 है, ठीक है. नाउ आप यहां पे जब सरफेस एरिया निकालते हो आप, तो हम उसको TA से 1 नाम दे देते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम TA से 1 नाम दे देते हैं. लेकिन एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है कि डायमीटर गाइस, डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ क्रिकेट बॉल, तो DC लिख देते हैं. डायमीटर ऑफ क्रिकेट बॉल इज 1/4 द डायमीटर ऑफ वॉलीबॉल. तो अगर डायमीटर ऑफ क्रिकेट बॉल इज 1/4 द डायमीटर ऑफ वॉलीबॉल, तो रेडियस में अगर देखते हो तो रेडियस में क्या होगा, रेडियस ऑफ क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू 1/4 द रेडियस ऑफ वॉलीबॉल, है ना. क्योंकि डायमीटर में अगर ये इक्वेशन है तो रेडियस में भी वही इक्वेशन होगा. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे R2 को 4 टाइम्स ऑफ R1 लिख सकते हैं, ठीक है. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूं, इसको 4 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया. तो चलो अभी जल्दी से सॉल्व करो, तो सब कोई जल्दी से सॉल्व करो. अक्षर इट इज करेक्ट. आई थिंक रेशियो उल्टा लिख दियो अक्षर, ठीक है. अनन्या सही है, प्रयांश सही है, रजनीश गलत है, खुशी करेक्ट है, साकेत करेक्ट है. रजनीश चेक करो, थोड़ी सी गलती हो रही है. So now if I calculate the TSA, guys, if I calculate the TSA1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई. अब रेडियस है R1 तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा. और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम TSA निकालते तो TSA2 नाम दे देते हैं. तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, 4 पाई. अब यहाँ पे जो भी रेडियस है उस पूरे के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा. तो 4 पाई R1 स्क्वायर होगा पूरे के ऊपर, सॉरी 4 पाई नहीं आएगा, 4 R1 है ना. तो ना इस पूरी के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा. तो कितना बन गया ये, अगर आप स्क्वायर कर लेते हो तो आपको मिलेगा 16 R1 स्क्वायर. तो फाइनली ये कितना हो गया, ये हो गया 64 पाई R1 स्क्वायर. तो TSA2 हो गया 64 पाई R1 स्क्वायर, TSA1 हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर. अब हमको कंपैरिजन करना है स्टूडेंट्स. कंपैरिजन मतलब कि रेशियो निकालेंगे, एक तरीके से रेशियो निकालेंगे. तो हमको TSA2 डिवाइडेड बाई TSA1 इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू 64 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर होगा. तो इससे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स की, आपका 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर कैंसिल. एक मिनट,
सॉरी पाई और r1 स्क्वायर, पाई और r1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 64 डिवाइडेड बाई 4, जो कि 4 से ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 16:1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? इस क्वेश्चन का आंसर बन गया अगर हम TA से 2 अपॉन TA से 1 करते हैं तो 16:1, और अगर हम TA से 1 अपॉन TA से 2 करते हैं तो 1:16, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्रिकेट बॉल का नाम लिया है और उसके बाद वॉलीबॉल का नाम लिया है, तो इसीलिए हमको TA से 1 डिवाइडेड बाई TA से 2 करना होगा। क्वेश्चन में जिस चीज का नाम पहले लिया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम पहले लिया जाता है, हम एरिया रेशियो वगैरह जब निकालेंगे, कंपैरिजन जब करेंगे, हम उसके नाम को ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे और सेकंड वाले को डिनोमिनेटर में रखेंगे। So that is why it will be TA से 1 divided by TA से 2, and accordingly you will get the answer as 1/16. Accordingly you will get the answer as 1/16. Got it? I hope this is clear. जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ प्लीज नोट कीजिएगा। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले ये नोट करोगे, उसके बाद ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, और लास्ट में फिर ये आएगा। जल्दी करो। अनीश ठीक है? Okay, so I believe अनन्या कह रही कि सर डायमीटर और वॉलीबॉल को x रख के निकाले रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, सो अब ये बाकी क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करोगे। पहले हम लोग एक बार हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हेमिस्फीयर और स्फीयर का मिक्सचर पे रहता है ना, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर का। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आप अपने घर पे अभी कौन सा हेमिस्फीयर आज के दिन में देखा है? घर पे आज के दिन में कौन सा हेमिस्फीयर की शेप का कुछ देखा है? ठीक है कुलसुम? हाँ प्रयांश ठीक है, अनीश परफेक्ट, शायद परफेक्ट। आई बिलीव सबने अपने घर पे खाना वाना खाने के टाइम में बाउल देखा होगा, है ना, कटोरी, राइट। सो टेम्पल टेरेस, अगर आप लोगों ने घर पे घर से कोई टेम्पल वगैरह दिख रहा है तो जनरली जो टेम्पल का जो टेरेस जो होता है, अगेन दैट इज आल्सो इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर। नखत कह रही है हाफ कटेड एप्पल, वी कैन कंसीडर दैट एज वेल। अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला को जब खोलते हो तो वो भी कहीं ना कहीं एक हेमिस्फीयर का शेप लेता है, राइट। सो अब हम जल्दी से देखते हैं कि हाउ डू यू गेट अ हेमिस्फीयर। नॉर्मली हाउ डू यू गेट अ हेमिस्फीयर? So when a sphere is cutted, when a sphere is cut into two equal parts, जब आप एक स्फीयर को दो इक्वल पार्ट्स में कट करते हो, then
then each part is known as hemisphere. Then each part is known as hemisphere. ठीक है, अब अगर आपको इसको थोड़ा रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है तो स्पेशली बॉयज इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। क्रिकेट वगैरह जब खेलते हो, ठीक है, नया नया बॉल रहता है टेनिस बॉल, तो मस्त हिटिंग अच्छी होती है। जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो फिर बॉल जो है ज्यादा दूर जाती नहीं है, ठीक है, और फिर बॉल फट भी जाती है कभी कभार, नोटिस कियोगे ना, थोड़ा सा फट जाता है, फिर आप लोग स्टिल खेलते रहते हो, फिर व्हाट हैपेंस, एट वन पॉइंट किसी ने मारा जोर से और हवा में अचानक बॉल के दो टुकड़े हो गए हैं, एक इधर भागता है और एक इधर भागता है, तो उस टाइम पे जो शेप बनता है, उस टाइम पे जो टेनिस बॉल फटने के बाद जो शेप होता है, दैट शेप कहीं ना कहीं इक्वल पार्ट में फटता है वो हमेशा, ठीक है, so that shape is known as hemisphere, right? I think everyone who has played cricket और बॉल वॉल फटा है उसको अच्छे से इमेजिन कर पा रहा होगा, राइट? सो वहां पे कौन सा शेप बना, वहां पे हेमिस्फीयर का शेप बना, राइट? अब तो एक यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझो कि स्फीयर को ही जब दो पार्ट में कट करते हो तो एक तरीके से हेमिस्फीयर बन जाता है। जैसे जो आप लोगों ने बाउल का बात बोला, ठीक है, कटोरी की बात की, एक परफेक्ट कटोरी के ऊपर अगर दूसरा सेम कटोरी रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म लाइक अ स्फीयर, वो एक तरीके का स्फीयर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। सो जैसे कि अभी यहाँ देखिए, so this is the shape of a sphere, ठीक है। नाउ ये इमेजिन करना होगा आपको अच्छे से कि ये स्फीयर जो है, कटोरी जो होगी उसके ऊपर जो सर्कल होगा, that circle will have a center, that circle will have a center and it will also have a radius, it will also have a radius also। जो एक्चुअल स्पेस होते हैं वहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कि आप जब इस सर्कल के सेंटर से वो स्फीयर के बेस को टच करोगे, कटोरी के बेस को टच करोगे ना, वहां पे भी वो कितना लेंथ होगा, वहां पे भी लेंथ विल बी आर, वहां पे भी लेंथ विल बी आर, ठीक है। तो जो ऊपर जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस भी आर होगा, और जो सर्कल के सेंटर से जो बेस को टच करोगे वो भी एक तरीके से आपका जो लेंथ होगी ना, दैट विल अगेन बी द रेडियस, ठीक है। तो अगर आपसे हाइट देखो, if someone asks you the height of the hemisphere, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, that is actually the height of the hemisphere, that is actually the height of hemisphere, and what is the height of hemisphere in this case, it is equal to r only। जब हमने स्फीयर के केस में गाइस, जब हमने ये देखा था, जब हमने यहाँ पे स्फीयर का हाइट देखा था तो हाइट कितना था, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में हाइट ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेगा तो हाउ मच विल यू कंसीडर, यू विल कंसीडर आर। प्रयांश एग्जांपल दे रहा है हेलमेट का, परफेक्ट। आपके घर में स्कूटर बाइक कुछ भी होगा, हेलमेट पड़ा होगा तो हेलमेट का शेप भी क्या है, इट्स अ परफेक्ट हेमिस्फीयर, राइट? हेडफोन्स का बोथ साइड्स पार्ट आल्सो हेमिस्फीयर। रजनीश कह रहे हैं तो सर तो एक हॉलो हेमिस्फीयर भी फिगर होता है। यस रजनीश, अगर आप बाउल को ही देखोगे, देखो गाइस, हॉलो एंड सॉलिड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन हॉलो एंड सॉलिड विल बी कि हॉलो वाले में आपको दिखेगा, खाली जगह दिखेगा, वेयर सॉलिड में आपको खाली जगह नहीं दिखेगा, इट इज कंप्लीटली कवर्ड कह लो, एंड इट इज कंप्लीटली मतलब अंदर भी जगह नहीं है। जैसे कि इमेजिन करो कि मैंने बाउल को, जब बाउल खाली है, ठीक है, मान लो कि आपने उसको दाल से भर दिया, बाउल खाली था, आपने उसको दाल से भर दिया, एंड जस्ट इमेजिन दैट इट इज कंप्लीटली सॉलिड नाउ, ठीक है। या फिर आई थिंक यू कैन आल्सो थिंक इट इन दिस वे कि जब आप लोग फ्रिज में बाउल में पानी रख के, पानी भर के जब आप उसमें फ्रिज में रख दोगे ना, तो क्या होगा, आइस फॉर्म होगा, आइस फॉर्म होगा तो कुछ टाइम के लिए वो पूरा बाउल का जो शेप होगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू यूज एनी अदर पार्ट ऑफ द बाउल, आप उस बाउल का थोड़ा भी हिस्सा यूज नहीं कर पाओगे, दैट विल बी अ सॉलिड हेमिस्फीयर, दैट यू विल कंसीडर एज अ सॉलिड हेमिस्फीयर। जबकि हम जो नॉर्मल जो यूज करते हैं अपने घर पे जो यूज करते हैं, that bowl is actually a hollow hemisphere, hollow hemisphere because there is space available to utilize, there is space available to utilize, ठीक है। जैसे कि अभी सिलेंडर के केस में गाइस, हॉलो सिलेंडर हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे आप लोगों का जो पेन है, अगर हाथ में पेन पकड़े हुए तो आपको तो क्या दिखता है, रिफिल जो होता है, रिफिल तो थोड़ा सा जगह कवर करता है, अभी भी उसमें जगह बाकी रहती है ना।
अभी भी आपके सिलेंडर में जगह बाकी रहती है ना, तो इट इज नॉट अ सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर वुड मीन कि आप उसके अंदर और कुछ डाल नहीं पाओगे. सॉलिड हेमिस्फीयर वुड आल्सो मीन कि आप उसके अंदर कुछ और डाल नहीं पाओगे. ठीक है. सो अब आते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. तो गाइस अभी हमने स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देखा था. स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर. तो जब टेनिस बॉल का पूरा कर्व पार्ट का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, और जब उसी टेनिस बॉल को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ईच पार्ट जो दो पार्ट निकल कर आए उनके कर्व का कितना होगा एरिया? उनके कर्व का होगा हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर. लॉजिकली होना चाहिए कि नहीं गाइस? जब टेनिस बॉल हमारे दो पार्ट में फट जाता है, तो ईच पार्ट का जो कर्व वाला पार्ट होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर. तो वो कितना निकल कर आएगा? वही निकल कर आता है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. hollow shape will have a cavity inside. रजनीश, फॉर्मूला इन जनरल अलग नहीं होता है वहां पे. ठीक है. वी विल कम अक्रॉस अ क्वेश्चन, डोंट वरी. सो अच्छा, अब आते हैं टीएसए के लिए. तो टीएसए में क्या होता है गाइस? टीएसए का मतलब होता है टॉप और कर्व ना, मतलब टॉप प्लस बॉटम और कर्व वाला पार्ट. तो अब आप जानते हो कि एक हेमिस्फीयर में कर्व वाला पार्ट रहता है और खाली टॉप रहता है. टॉप पे क्या रहता है? सर्कल. तो अभी हमने देखा कि सीएसए प्लस टॉप सर्कल, सीएसए प्लस टॉप सर्कल. अब इसका सीएसए क्या होता है? तो सीएसए तो ऊपर देखो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊपर जो सर्कल है उस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा. तो फाइनली स्टूडेंट्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बनाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बनाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर बनाएगा. एंड दैट इज व्हाई, अच्छा यहाँ पे लिखा गलत है, इट विल बी हेमिस्फीयर. यहाँ पे भी लिखा गलत है, इट विल बी अ हेमिस्फीयर. So the curved surface area, please, I think everyone is able to figure this out. गलती मत कीजिएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टोटल सरफेस एरिया को 2 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, वो टोटल सरफेस एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देते हैं. बट ट्राई टू इमेजिन द सिनेरियो, द टेनिस बॉल का कर्व वाला पार्ट, पूरा पार्ट इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो जब टेनिस बॉल अगर आधा आधा में फट गया, तो नाउ द कर्व पार्ट ऑफ ईच पार्ट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. तभी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या बनेगा? 4 pi r square बनेगा. And that is why the first formula 2 pi r square is the formula of the curved surface area. Whereas when you get the total surface area, तो total surface area में आपको क्या include करना पड़ेगा? You have to include the curved part also plus the circle. उसके साथ साथ ऊपर का सर्कल. तो ऊपर का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया 2 pi r square. So 2 pi r square plus pi r square will give you 3 pi r square. And that is why the TSA of a hemisphere is 3 pi r square. I hope everyone is getting this. Now comes the last formula, the formula of the volume of a hemisphere. Again यहाँ पे स्पेलिंग यार ये ध्यान नहीं दिया था, हेमी होगा यहाँ पे. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर. तो गाइस ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक फुटबॉल में, या एक मान लो इवन एक अपना टेनिस बॉल के अंदर अगर हम 500 ml पानी भर सकते थे, एक टेनिस बॉल के अंदर अगर आप 500 ml पानी फिल कर सकते थे, तो हेमिस्फीयर में कितना फिल कर पाओगे? कितना फिल कर पाओगे? टेल मी. जस्ट इमेजिन ना कि आपने टेनिस बॉल में इंजेक्शन से, ठीक है, सिरिंज से आपने पानी फिल किया, तो यू रियलाइज कि अरे 500 ml पानी चला गया. तो अगर वही टेनिस बॉल अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो नाउ अब अगर आप उस पर सीधा पानी रखते हो तो कितना पानी स्टोर कर पाओगे? I think everyone will agree that it will be 250 ml. I think everyone will agree that it is 250 ml. And why did you go for 250 ml? You actually, you know that sphere when divided into two equal parts, then each part is called as a hemisphere. So, and when a tennis ball gets divided into two hemispheres, so each hemisphere will now hold half of the water of the original sphere. So if the original sphere was holding 500 ml of water, each of the two spheres will hold 250 ml and 250 ml each, right? तो आपने actually उस वॉल्यूम को हाफ किया ना, आपने उस वॉल्यूम को हाफ किया कि नहीं? तो यहाँ पे भी जब आपसे यहाँ पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, आपको क्या करना है? you have to take half of 4 pi r cube. Half of 4 pi r cube. What is 4 pi r cube? It is the volume of a sphere. तो उसका जब हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4/3 pi r cube था ना. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 pi r cube.
तो जब आप उसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इज एवरीवन गेटिंग दिस आइडिया? इज एवरीवन गेटिंग दिस आइडिया या कोई डाउट है मन में? So basically the even let it be the curved surface area or the total surface area or a volume of a sphere, सारी की सारी चीजें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसके हेल्प से, स्फीयर के हेल्प से, है ना। हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं स्फीयर और सर्कल का हेल्प लेके सारी चीजें हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। चलिए सो अब हम थोड़े से हेमिस्फीयर वाले क्वेश्चंस करते हैं, आप थोड़े से हेमिस्फीयर वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो आप सबसे पहले करो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करना, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट गिव मी 2 मिनट। मैं Akshar, question number 7, I would like that everyone first try in their home. I'll discuss it in my next class because it is one of the difficult questions keh lo ya lengthy questions keh lo. So that is why I would like कि everyone will first try it out and then I'll discuss the solution. Module का question है discuss तो करूँगा ही, ठीक है। चलिए so try इसे solve कीजिए, I'll just come in 2 minutes. ओके सो 10 मैसेजेस आए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए जिन लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ ना, मैं स्क्रीन पे सॉल्व करता हूं, देखो कहां पे आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो आपको सबसे पहले कहां देखना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो जब आपने देख लिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300 पाई, यही दिया ना क्वेश्चन ने आपको, क्वेश्चन ने यही दिया है। अब आप सोचो कि आपको यहाँ पे कैंसिल करना था, ठीक है, आपको आर निकालना है। तो आर के साथ क्या लगा हुआ है, 3 और पाई लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले 3 और पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 300 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई, ठीक है। तो ऊपर नीचे क्या दिख रहा है, पाई इज अ कांस्टेंट ना, पाई इज अ कांस्टेंट। तो आप जैसे एक नंबर्स के साथ डील करते हो, इन द सेम वे यू विल डील विद पाई आल्सो। तो इफ यू सी, जैसे कि आपको एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखता है तो आप कैंसिल करते हो, ठीक उसी तरीके से पाई एंड पाई दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा।
3 और ये 300 है, डिवाइड करोगे तो लास्ट में कितना आएगा? 100 आएगा। So now what is r square? R square is coming out to be 100. अब r square का वैल्यू अगर 100 आ रहा है तो r का वैल्यू कितना आएगा? रूट अंडर 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100 का स्क्वायर रूट होता है 10. So from here you get the value of r as 10. अच्छा, यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आपको कैसे पता चलेगा यूनिट का? बिकॉज द सरफेस एरिया इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, सो द रेडियस विल ऑल्सो बी 10 meters. द रेडियस विल ऑल्सो बी 10 meters. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी इश्यूज. कुलसुम कह रही है कि सर हम लोग पाई की जगह 22/7 लिख सकते थे ना? बिल्कुल लिख सकते थे कुलसुम, बट वहां पे मैंने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मुझे दिख रहा था कि 22/7 लिखने के बाद भी ऊपर नीचे से कैंसिल होना ही था, तो क्यों टाइम वेस्ट करें अपन. ठीक है, समीर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 वी कैन प्रूव बाय फर्स्ट टेकिंग r as 7 एंड लेट r be 14. नहीं, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे समीर. प्रूव दैट द रेडियस ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज कांस्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रूफ करना है? TSA of hemisphere, TSA of hemisphere divided by CSA of hemisphere, this value is a constant. पहले हम सबके दिमाग में this equation has to be there, this is constant. ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है ना? प्रूफ करना है, प्रूफ ना. तो गाइस सबसे पहले मेरा एक सवाल है, जब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, व्हेन यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, सबसे पहले शायद आपको ये सवाल आ सकता है कि आर वी गोइंग टू टेक द सेम हेमिस्फीयर का टीएसए एंड सीएसए और डिफरेंट? हम सेम हेमिस्फीयर का टीएसए और सीएसए देखेंगे कि अलग अलग का देखेंगे? बताओ चैट बॉक्स में. आर वी गोना लुक इनटू the TSA and CSA of the same hemisphere or different hemispheres? Same, right? Same hemisphere. तो आपको क्या करना है? हेमिस्फीयर के TSA और CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr² एंड 2πr². तो उसमें r इज द रेडियस. तो हम क्या करेंगे? मेरा जो सॉल्यूशन होगा ना, मेरा जो सॉल्यूशन होगा, तो मैं क्या करूंगा? let the radius of the hemisphere be r. ठीक है, now TSA of hemisphere, what is the formula of TSA of hemisphere students? It is 3πr². what is CSA of hemisphere? It is 2πr². so finally if I consider this as equation 1 and if I consider this as equation 2, हमको according to question क्या find out करना है? According to question we have to find ratio of TSA and CSA. ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको TSA और CSA का रेशियो निकालना है. तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे TSA डिवाइडेड बाय CSA इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दो. तो 3πr², TSA का वैल्यू 3πr² होता है, CSA का वैल्यू 2πr² होता है. ये वैल्यू कहां से पुट किया? तो लिख दो यूजिंग 1 and 2, बिकॉज हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ही यूज किया हुआ है, राइट? एंड नाउ कैलकुलेट द कॉमन वैल्यूज. जैसे पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई इज अ कांस्टेंट
और ऑल्सो आर भी तो एक कांस्टेंट होगा। अभी हमको आर का वैल्यू नहीं पता, बट आर इज रेडियस, सो इट हैज टू बी कांस्टेंट। तो अगर ऊपर भी आर स्क्वायर दिख रहा है और नीचे भी आर स्क्वायर दिख रहा है तो सेम नंबर दिख रहा है एक तरीके से। तो अगर ऊपर भी सेम नंबर दिख रहा है और नीचे भी सेम नंबर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, वी विल कैंसिल। तो फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 3/2 एंड 3/2 इज अ कांस्टेंट, है कि नहीं? 3/2 एक कांस्टेंट होता है, तो हो गया प्रूफ। गेटिंग दिस? सिंपल था कि नहीं एकदम क्वेश्चन? इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था, फॉर्मूला का रेशियो लेना था, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता, पाई भी कैंसिल हो जाता, आपके पास बचता 3/2 एंड 3/2 इज अ कांस्टेंट। 3/2 इज अ नंबर ना, रेशियो है तो इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है? आशु पूछ रहा है कि सर हम इसको 3:2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो आशु, बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, चलिए। तो यहां से तो हम लोग स्टूडेंट्स हमने मतलब आई थिंक अब आपको एक बेसिक आइडिया तो अच्छे से लग गया है हाउ टू यूज द फॉर्मूला फॉर टीएसए सीएसए ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, राइट? तो अब आपको ये बाकी सारे क्वेश्चन एक तरीके से आपके होमवर्क होंगे, बट हाँ उससे पहले कुछ और मुश्किल क्वेश्चंस भी देखते हैं। आज की क्लास में हम आगे नहीं मूव ऑन करेंगे, इसी पे वर्क करते हैं। सो चलिए अब इसको ट्राई कीजिए। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो पहले मैं आपको लगभग 5 मिनट्स का टाइम देता हूं। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। द इंटरनल and external diameter of a hollow hemispherical vessel are 24 centimeters and 25 centimeters respectively. The cost to paint 1 centimeter square area of the surface is 0.05. Find the total cost to paint the vessel all over. अक्षर चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, अभी वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए। सरफेस एरिया जब अच्छे से समझ में आएगा तब हम वॉल्यूम पे जाएंगे। रजनीश, क्वेश्चन नंबर 7 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आप लोगों को तो टाइम मिला है, बाकी स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि लोग इसको पहले घर पे थोड़ा अच्छे से ट्राई करें, ठीक है? हमारी शायद 2 दिन बाद जो अगली क्लास है उसमें हम लोग पक्का इसको डिस्कस करेंगे। सोचो गाइस, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ट्राई टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में वो डाउट आ रहा होगा हेमिस्फेरिकल वेसल को लेकर, है ना? तो मैं एक बार आपको इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे, लेट्स से एक बार इस इमेज को देख लेते हैं। क्या ये आइडिया दिख रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू सी दिस इमेज? दिख रहा है? ये बाहर, ये एक्सटर्नल हो गया और ये अंदर। जैसे आप लोग ये पेपर प्लेट्स वगैरह होते हैं ना, पेपर प्लेट्स, पेपर बाउल जो होते हैं, इमेजिन दैट वो पेपर बाउल थोड़ा मोटा होता। इमेजिन करो कि वो पेपर बाउल थोड़ा सा मोटा होता, ठीक है? तो वहां पे उसका इंटरनल एक थिकनेस होता है, एक्सटर्नल थिकनेस होता है। बीच में क्या है? बीच में जो शेडेड पार्ट, इट इज द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे वो पेपर का हो चाहे वो स्टील का हो, ठीक है?
सो जब आप पेंट होगा ना, पेंट, तो पेंट कहां पे होगा? एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। बिकॉज आप ऐसे सोचो, इमेजिन करो गाइस, ये देखो, ये वाला शेप को इमेजिन कर सकते हो, इस वाली शेप को देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये तो बहुत अच्छा है, ये दिस इज वेरी गुड। आपको मैं सिंपल आइडिया देता हूं। इमेजिन करो कि आपका जो बाउल है, अगर उस बाउल का हम लोग थिकनेस को बड़ा करते, मोटा, उसको हैवी कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू मेक इट हैवी? बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द मटेरियल ना। So just imagine that if the material has been widened up, material has been widened up, और वो बाउल है, तो उसका पेंटिंग कहाँ पे होगा? एक एक्सटर्नल सरफेस पे होगा, एक अंदर वाले सरफेस पे होगा, और एक ऊपर में जो रिंग जैसा बन रहा है, ऊपर में जो रिंग जैसा बन रहा है उस पे होगा, राइट? गेटिंग दिस एवरीवन? क्या आपको हेमिस्फेरिकल वेसल जो उस क्वेश्चन में दिया उसका आइडिया क्लियर हो रहा है? अक्षर, इज दिस क्लियर नाउ? आशु, दिस इज अ हेमिस्फेरिकल वेसल। देखो, हेमिस्फेयर में आपके दिमाग में बाउल आता है कि नहीं दिमाग में? अब अगर आप देखोगे तो बाउल का थिकनेस बहुत कम रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने उस थिकनेस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अगर आपने उस थिकनेस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जैसे कि यहां देखो, इसको देखिए, यहां पे क्या है? ये जो रिंग टाइप फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे जो रिंग फॉर्म हो रहा है, दिस रिंग, ये रिंग किसके कारण फॉर्म हो रहा है? ये रिंग फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द थिकनेस, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा? एक एक्सटर्नल सरफेस होगा और एक इंटरनल सरफेस होगा। बाउल की थिकनेस को थोड़ा सा मोटा कर दो, अच्छा वो सॉल्व नहीं हो रहा, चलो वो ट्राई करो अभी तो। टोटल प्रयांश। तो अब आपको, इफ यू आर एबल टू फिगर आउट दिस शेप, अगर आप इस शेप को इमेजिन कर पा रहे हो, तो अब आपको इसको सोच के, है ना, इस शेप को इमेजिन करके आपको कैलकुलेट करना है, इस शेप को इमेजिन करके आपको कैलकुलेट करना है। तनिषा, उससे कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सोचिए अच्छे से। अगर आप देखोगे गाइस, तो आपको अंदर एक सर्कल मिलेगा, बाहर एक सर्कल मिलेगा, और ऊपर में एक रिंग फॉर्म हो रहा होगा, ऊपर में एक रिंग फॉर्म हो रहा होगा। जैसे इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इमेजिन करो, अगर ये टॉप व्यू की बात कर रहा हूं, ये जो मैंने फॉर्म किया ना, ये टॉप व्यू है। तो अगर हम यहां पे, यस रजनीश, एक मिनट, ये ऊपर में रिंग फॉर्म हो रहा होगा,
ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू। हाँ राजेश बोलो आपका आंसर। नो सर, सर एक बार क्वेश्चन दिखाया ना थोड़ा सा। अच्छा, क्वेश्चन इज द हेमिस्फेरिकल कहाँ गया, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ hollow hemispherical vessel at 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने में 0.05 रुपीज लग रहा है, तो पूरा पेंट करने में कितना जाएगा, पूरा पेंट करने में कितना जाएगा। सो फाइनली आई थिंक आप लोगों को आइडिया होना चाहिए दैट द टोटल एरिया आउट हियर विल बी द इंटरनल सरफेस एरिया प्लस, ठीक है प्रियांश, इंटरनल सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस बेस का रिंग, एक अंदर का सरफेस, एक बाहर का सरफेस और एक ऊपर का रिंग, इन तीनों सरफेसेस पे पेंट होगा ना, इन तीनों सरफेसेस पे पेंट होगा। सो required area to be painted will be inner CSA of radius 24 centimeter plus outer CSA of radius 25 सेंटीमीटर, मतलब एक अंदर वाला सरफेस का 24 सेंटीमीटर का बनेगा, बाहर वाले सरफेस का 25 सेंटीमीटर का बनेगा। हाँ रंजीश, सर आंसर 2250 आ रहा है क्या? अभी मैंने आंसर तो देखता नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करके बताऊंगा। ओके बुक सर। अगर आपके पास है तो पीछे की से वेरीफाई कर लो ना एक बार, पीछे की दिया होगा। ओके सर। हाँ, प्लस बेस एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, सर्कुलर रिंग। तो फाइनली अब अगर हम अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाले में एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा 2 पाई 24 स्क्वायर, बाहर वाले का क्या बनेगा 2 पाई 25 स्क्वायर। यस अनुजा, सर 24 और 25 डायमीटर दिया है क्वेश्चन में। ओके ओके ओके, डायमीटर राइट, तो ये 24/2 हो जाएगा ना, ये 24/2, ये 25/2। This will be 12 and this will be 12 और ऊपर से हमारा जो सर्कुलर रिंग होगा, अब सर्कुलर रिंग तो हम लोगों ने इवन हीरोन्स फॉर्मूला में भी देखा था, यहाँ पे भी हम लोगों ने सर्कुलर रिंग्स बहुत जगहों पे कैलकुलेट किया हुआ है। सो दैट इज पाई टाइम्स एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर। एक्सटर्नल रेडियस मतलब 12.5 का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस 12 का स्क्वायर। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा, आपको ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। क्या सबको ये समझ में आया? क्या आप सबको ये समझ में आया है? ठीक है, अब ये वैल्यू जितने भी आए, अब ये लेट से कैलकुलेट करने अगर जाते हैं, कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, है ना, आपके दिमाग में आएगा ये चीज कि सर इधर ही छोड़ देंगे क्या? सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक पाई कॉमन, आई विल टेक पाई कॉमन बिकॉज हर जगह पाई दिख रहा है। अंदर क्या बचा, 2 × 12 का स्क्वायर प्लस 2 × 12.5 का स्क्वायर प्लस
12.5 स्क्वायर माइनस दिस, तो इसको तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 12.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस विल बी ए प्लस, आप अब अगर करना चाहते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, अंदर की वैल्यूज रखो। तो 12 का स्क्वायर इज 144, 144 टाइम्स 2, 144 टाइम्स 2 विल बी 288 प्लस 12.5 का स्क्वायर इज 6, कितना हो जाएगा? 12 13 था 156, so 156 156.25 एंड 156.25 को अगर हम डबल करते हैं तो 312.50 आएगा। और यहाँ पे कितना? सो इधर हमारे पास आएगा 24.5 इंटू 0.5, है ना, 24.5 इंटू 0.5, तो आपके पास आएगा 12.25। ऐड करो सबको। सो कितना हो जाएगा? 288 प्लस 312, तो ये तो 600 हो गया। 612 612.75। देख रहे हो, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि पाई की वैल्यू क्या रखे, 22/7 रखे कि 3.14 रखे। उसके लिए आपको पहले चेक कर लेना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पाई की वैल्यू क्या रखनी है नहीं रखनी है। क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है, क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे? वी हैव द लिबर्टी, चाहे हम पाई की वैल्यू 3.14 रखे या फिर 22/7 रखे, दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है? सो 7 6 56, 52 आएगा, 49, 37 बनेगा, 25। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, एक्चुअली में देखोगे तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, बट आप यहाँ पे चाहो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। एनीवेज लेट्स टेक 3.14, 3.14 लेना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, यू विल हैव टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन, यू विल हैव टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ये बहुत दिन हो गए वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, अब है कि नहीं मेरे में और ट्रिक देखा जाए। सो 5 4 the 20, carry 2, 28 30 35, carry 3, 8 plus 3 11, 11 plus 15 26, 26 plus 7 33, फिर आएगा कैरी 3। अब यहाँ पे मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। So 4 plus 2 6, 6 plus 21 is 27, plus 3 30, carry 3, 24 27 28, 28 plus 6 34, 34 का 4 carry 3। now 6 plus 3 9, 9 plus 3 12 का 2 carry 1, 6 3 का 18, 18 plus 1 19। क्या ये सही है? हाँ सही है क्या? इज दिस करेक्ट? कैलकुलेटर लगा के देखो तो सही है कि नहीं। चलो मैं ही देख लेता हूँ ना, अभी एक लाइन में किया हूँ बहुत दिन बाद इस तरीके के मल्टीप्लिकेशंस। सो 61275 into 314, 192403। अरे सही है, देखा, वन लाइन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप कितना का भी। नाउ अब पॉइंट डेसिमल पुट करना होता है, तो डेसिमल के लिए हम देखेंगे कि हमारे एक्चुअल नंबर्स में कितना डेसिमल है। तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा? राइट से 4 नंबर गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो हम डेसिमल यहाँ लगा देंगे, तो कितना निकल कर आएगा वैल्यू? वैल्यू निकल कर आएगा 1924.0350। ठीक है,
वन लाइन क्या हो, कैलकुलेटर थोड़े लगाया हो। नाउ वंस आई गॉट द एरिया, जब मेरे को एरिया की वैल्यू पता चल गई, अब मुझको जानना क्या है, मुझे तो कॉस्ट निकालना था। कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट में लिखा हुआ है कि द कॉस्ट टू पेंट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 0.05। तो कहने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 5 पैसे चाहिए होते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओगे स्टूडेंट्स। हाउ वन लाइन, अरे यार ट्रिक होती है सबकी, टेक्निक होती है, नॉट ट्रिक, टेक्निक होती है। टू प्रोवाइड so according to the question, to paint 1 centimeter square, cost is equal to 5/100। मैं इसको 5/100 कर देता हूँ, ठीक है, 5/100 कर देता हूँ। सो हमारे पास कितना पेंट करना है, हमारे को पेंट करना है 1924 पॉइंट। अच्छा देखो गाइस, अब यहाँ पे ना आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे जा सकते हो, क्योंकि देखो ये 1924 के बाद ये 0.0 आ गया, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो हम आंसर भी अप्रोक्स कर देंगे। सो टू पेंट 1924 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट विल बी इक्वल टू 5/100 इंटू 1924। अभी देखो इसका भी मल्टीप्लीकेशन वन लाइन कर सकते हो। इसका वन लाइन क्या होगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 660 डिवाइडेड बाय 100। तो 1924 इंटू 5 हो गया 9620/100, जो कि निकल कर आएगा 96.2 रुपीज अप्रोक्स। ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। रियल आंसर मैक्सिमम 96.8 तक जाएगा जो मुझे लग रहा है। यस अक्षर। सर फ्रैक्शन में भी लिखेंगे तो सही होगा ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है फ्रैक्शन में, बट क्या होता है अक्षर ना, हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि इट इज इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब है कि आप 50/10 करके ना लिखो, 50/10 में सबको दिख रहा है कैंसिल आउट होगा, बट अगर आपने 5/2 लिखा हुआ है तो 5/2 को आप वहां पे छोड़ सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर। इफ यू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन दैट विल रिजल्ट इन अ डेसिमल, ठीक है। हाँ रजनीश। सर फ्रैक्शन से बनाया तो 80.3 आ रहा है। ना ना हो ही नहीं सकता ना, वहां पे कुछ आपने मिस किया होगा, कुछ गलती हुई होगी आपसे। आप एक काम करना, क्लास के बाद उसका फोटो खींच के एक बार ग्रुप पे डाल के मुझे टैग कर देना, तो मैं देख लूंगा कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। ओके, सो समीर एंड तनीषा कह रही है कि बुक में आंसर है 96.289। देखो हम 96.2 पे पहुंच गए थे। अच्छा ऐसा डिसीजन में क्यों ले पाया, बिकॉज वी आर, हमने देखा 1924 के बाद 0.03, तो 0.03 विल नॉट मैटर मच ना। अब सोचो मैंने काम कितना आसान कर लिया, अगर उसको भी मल्टीप्लाई करना होता तो, उसको भी मल्टीप्लाई करना होता तो टाइम लगता कि नहीं। अक्षर फ्रैक्शन इज वेरी, चलो ठीक है, वहां पे भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे, ठीक है जनरली गाइस। लेकिन आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा कि अगर आपको 22/7 यूज करके कैलकुलेशन आसान नहीं होता है, देन जनरली यूज 3.14, जनरली यूज 3.14, ठीक है। रहा बात ये सब, यस अप्रोक्सीमेशन का मतलब, देखो अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि डेसिमल के बाद अगर इतनी छोटी वैल्यू है ना तो उसको इग्नोर कर सकते हो। मतलब देखो अगर हम 1 देख रहे हैं, अब 1.01, what is the difference between 1 and 1.01? almost negligible, so आप वहां पे अप्रोक्स कर सकते हो, not much of a problem। anyways, so this is it for the guys, this is it for the class students। यहीं पे एंड करेंगे and the homework will be, yes Akshay। Sir, please move on slide 13.1 of Avanti module.
बोलिए। दिस इज 13.1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। Squares each of side 6 centimeter are cut out from the four corners of a sheet. 42 into 30. The remaining portion of the sheet is made into an open box by folding up the flaps. Find the surface area of the box. तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि एक क्यूबॉइड जैसा शेप बनेगा, ठीक है, और आपको सरफेस एरिया पूछा हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे यू विल हैव द LSA। सर आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रही है आवाज? Am I audible now? Am I audible, अक्षर? हेलो। हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको? बाकी लोगों को आवाज जा रही है? Here we have 5 surfaces, ठीक है ना? The 4 walls, एक तरीके से कह सकते हो the 4 lateral surface plus rectangular base ठीक है। तो अब आप 4 वॉल्स का फॉर्मूला तो आपको पता है 2h l plus b, और बेस क्या होगा? बेस होगा lb। तो अब आप क्या करो, यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। l की जगह पे कितना जाएगा? 42, सॉरी नॉट 42, यहाँ जाएगा हमारा 42 minus 12, तो 42 minus 2 into 6। b में कितना जाएगा? b में जाएगा 30 minus 2 into 6, और h में कितना जाएगा? तो h में वो जो थिकनेस है 6, तो आपको ये पुट करना है वहां पे, ठीक है। आई थिंक उसको आवाज नहीं जा रही है, तो अक्षर आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? अक्षर नहीं जा रहा। अक्षर कोई नहीं, आई थिंक आफ्टर द क्लास यू माइट वॉच दिस रिकॉर्डिंग। तो आप ये क्वेश्चन अगर दिक्कत होती है, आई हैव एक्सप्लेन द प्रोसेस, स्टिल अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ग्रुप पे मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। उसको आवाज नहीं जा रहा है, इंटरनेट इशू होगा। सो एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन। होमवर्क आपको आपके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।